Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Start with the name of God who is omnipotent and merciful God. Today's topic of discussion is carbohydrates. आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी क्लासिफिकेशन, टाइप्स, इसमें किस तरह की ग्रुपिंग होती है और ऑप्टिकल की एक्टिविटी के बारे में, और इसके बाद कायरल कार्बन क्या होती है एक्स्ट्रा, इसके बारे में हम कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम सिंपली बोलें तो ये कार्बन जो है हाइड्रेट्स होते हैं और इनका जनरल फार्मूला जो है CnH2 टेकन N होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कार्बन, N स्टैंड फॉर होता है कार्बन नंबर, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, H2O एज सच एज आएगा और यहाँ पे ये जितने कार्बन नंबर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कार्बन हमारे पास 5 हैं तो यहाँ पे कार्बन 5 और H2O, ठीक है, ये ऐसे ही आएगा और यहाँ पे 5 हम लिख के इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओवरऑल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट फार्मूला बनेगा और इनका ये जनरल फार्मूला है। और ये जनरल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैलिड है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है लोअर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। हायर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इनके अंदर बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं बेसिकली इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑर्गेनिकली जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कार्बन्स की बात करें तो मोर देन हाफ कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तो ये बेसिकली हाफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके अगर हम मोनोमर्स की बात करें तो ये बेसिकली सैकराइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो यूनिट्स होते हैं, मतलब कोई भी स्पीशीज है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के भी यूनिट्स होते हैं जिन यूनिट्स को मोनोमर्स का नाम देते हैं। मतलब एक यूनिट हो मोनोमर होगा। मोनोमर्स जो हैं इनके मोनोमर्स को हम सैकराइड्स का नाम देते हैं। सैकराइड जो है एक लैटिन वर्ड है जिसको हम सैक्रोन से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है शुगर। शुगर यू कैन से स्वीट टेस्ट के जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जनरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये जो हमारे पास टेस्टलेस होते हैं, ये इसके अंदर एक्सेप्शन है। ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सैकराइड्स हैं, जिसका मतलब ये है स्वीट इन टेस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितने भी हैं वो स्वीट इन टेस्ट हैं, इस वजह से हमें इसको सैकराइड्स का या सैक्रोन का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात ये कि इनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इस वजह से हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड का नाम देते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली यू कैन से, पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप मैनी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड का नाम देते हैं। इनके अंदर पहली बात यह है कि एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। इसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। इन दोनों में से एक फंक्शनैलिटी किसी भी हमारे पास सैकराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। इसके बाद जब ये रिंग या रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस रिंग स्ट्रक्चर को हम हेमी एसिटल है या हेमी कैटल कहते हैं। तो ये रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स ऑन दी बेसिस जो है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ सैकराइड्स, जो बेसिक यूनिट हैं जिनसे मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बनते हैं। तो इसकी बेस पे हमारे पास मोनोसैकराइड होते हैं, ओलिगोसैकराइड होते हैं और पॉलीसैकराइड होते हैं। हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर सिर्फ एक यूनिट ही होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट पे कंसिस्ट हों, इनको हम मोनोसैकराइड्स का नाम देते हैं। जिसमें हमारे पास फंडामेंटल ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है। तो ये हमारे पास सिर्फ एक यूनिट होती है, एक स्ट्रक्चर है सिर्फ। ठीक है, एक हमारे पास CPC है जो हमारे पास मोनोसैकराइड यानी कि ये कहलाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। इसको हम वाटर के अंदर अगर हम डिजोल्व करवाएं, वो वाटर के अंदर ये कंप्लीटली तौर पे, या इसको हम ये कह सकते हैं वाटर के अंदर ये डिसोसिएट नहीं होता या फिर ये रिएक्शन ही नहीं देता। तो इसका मतलब ये है जितने भी मोनोसैकराइड है इनको हम मजीद जो है नेक्स्ट जो है इस अपने इसके जो छोटे यूनिट्स हैं या सैकराइड्स हैं या मोनोमर्स हैं उनके अंदर हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते या डिसोसिएट नहीं कर सकते। जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं इनको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वाटर के अंदर हम इनको डिजोल्व करवा के मजीद जो है नेक्स्ट जो है छोटे यूनिट्स या सैकराइड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 यूनिट पे कंसिस्ट है। तो 1 यूनिट मजीद जो है आगे डिसोसिएट नहीं हो
हो सकता। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर 2 to 10 मोनोसैकेराइड 2 to 10 सैकेराइड्स मिलते हैं और ये ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड के आगे मजीद यानी कि डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड्स, सैकेराइड यूनिट्स जो हैं तो इसकी बेस पे ओलिगोसैकेराइड के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर हमारे पास ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 यूनिट्स हैं तो इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, अगर 3 यूनिट्स हैं तो इसको ट्राइसैकेराइड कहते हैं, अगर 4 यूनिट्स हैं तो इसको टेट्रासैकेराइड कहते हैं, 5 होंगे तो पेंटासैकेराइड, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास 10 तक ये प्रोसीड करते हैं। ओलिगोसैकेराइड बेसिकली हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर 2 to 10 सैकेराइड्स या 2 to 10 यूनिट्स होते हैं, 2 से 10 यूनिट्स आपस में मिल के ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक ओलिगोसैकेराइड है सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर जो है सिर्फ 2 जो है यूनिट्स होते हैं, इस वजह से सुक्रोज को डाइसैकेराइड कहते हैं। इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करें, थोड़ा सा इसको एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करें तो ये क्या करता है कि अपने 2 जो है सैकेराइड्स मोनोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास ग्लूकोज आता है, दूसरा हमारे पास फ्रुक्टोज आता है, ठीक है। तो इससे आगे हमारे पास 2 यूनिट बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है, इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करवाएं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, मतलब 2 यूनिट्स के अंदर अपने कन्वर्ट हो सकता है। ओवरऑल ओलिगोसैकेराइड हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जिनको वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज करवा के हम इसको मजीद जो है उसके छोटे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 to 10 यूनिट्स पे कंसिस्ट हैं। सुक्रोज जो है ये 2 यूनिट पे कंसिस्ट है, 2 सैकेराइड्स पे कंसिस्ट है। वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज करवा के इसको हम इसके अंदर जो भी यूनिट्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, ये हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये रेफिनोज की है। रेफिनोज जो है इसका ये जनरल फॉर्मूला है, इसको भी वाटर के अंदर डिसोल्व कराएं, एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करें तो इससे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये हमारे पास 3 जो मॉलिक्यूल यानी कि ये बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेफिनोज हमारे पास ट्राइसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड हमारे पास हर वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास सैकेराइड्स जो है नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं या मोनोमर्स की बात करते हैं वो 2 to 10 हो सकते हैं। और ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज करवा के उसके जो हमारे पास सिंपल यूनिट्स हैं या मोनोमर्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास यानी कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की डिस्कशन हम आगे डिस्कस करते हैं कि उनको उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास वो मैनी यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और उसको भी हम जो मजीद हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास कोई भी जो स्पीशीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनके अंदर के जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो वो कितनी तरह के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली 2 तरह की जो फंक्शनैलिटी होती हैं। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है तो इसको हम एल्डोजिस का नाम देते हैं। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो इसको हम कीटोजिस का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो वो हमेशा फर्स्ट कार्बन को ही जो फॉर्म करेगा। जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन भी होगा, जैसा कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब ये देखें, हमारे पास सबसे पहले हम करते क्या हैं कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन की इस तरह से एक वर्टिकल जो इस तरह से इनको कार्बन को लिंक करते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 कार्बन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो 3 कार्बन लिंक कर लें। 4 का करना है तो 4 कार्बन इस तरह से ड्रॉ कर लें। 5 का करना है 5 कर लें। 6 करना है 6 कार्बन इस तरह से एक चेन के अंदर लिंकेज कर दें, जिसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो हमेशा फर्स्ट कार्बन को ही फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट कार्बन ये है, नंबरिंग जो है ऊपर से नीचे जो है इस तरह प्रोसीड करती है। हमारे पास ये ऊपर से नीचे यानी कि ये नंबरिंग होगी। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड और ये थर्ड है। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसके ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दे। कार्बोनिलिक ग्रुप, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। एक काम आपने ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि एक तो बात होगी हमने एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप ये डिसाइड करना है,
सबसे पहले हमने कार्बन को एक इस तरह से नंबरिंग देके एक स्ट्रेट चेन बना लेनी है, ठीक है, वर्टिकल। और इसके बाद हमने एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था ये पॉलीहाइड्रोक्सी होती है, इसका मतलब इसके अंदर OH ग्रुप मैनी होते हैं। तो जिस भी कार्बन, वो कार्बन जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप बना रही है, इसके अलावा जितने भी कार्बन हैं उनके साथ हमने OH ग्रुप अटैच कर देना है। ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके साथ हमने OH ग्रुप अटैच कर दिए। इसके बाद जब हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया, इसके बाद जो है, इसके बाद इसके अंदर कोई और फंक्शनैलिटी नहीं है। तो इसके बाद जो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको समराइज करके कि सबसे पहले हमने कार्बन चेन ऐसे लगानी है, कैटिनेशन करवानी है, हमारे पास जो है टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। इसके बाद हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप जब भी होगा तो ये फर्स्ट कार्बन पे आएगा, फर्स्ट कार्बन पे हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया। बाकी हमारे पास जितनी भी कार्बन है उनके पास OH ग्रुप आ जाएगा और बाकी जो भी हमारे पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। हर वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा इसको एल्डोजिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके ये हमारे पास एल्डोजिस शुगर है, तो कॉमन नेम इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम जो है ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के पास जो है दोनों तरफ जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया गया है, इसमें इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बेसिकली नाम दिया गया है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो मतलब 2 इसके अंदर OH ग्रुप है और ये डाइहाइड्रोक्सी हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड होगा और ये एसीटोन को फॉर्म करेगा। ये किस तरह से करता है ये बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो एल्डोजिस होगी, इसके बाद हमारे पास ये कीटोजिस होगी। जितने भी कार्बन है, 3 कार्बन वाली शुगर बनानी है तो सबसे पहले 3 कार्बन टॉप टू बॉटम लगा लें। इसके बाद अगर हमारे पास कीटोनिक जो शुगर होगी उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटोनिक ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन के ऊपर आता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे आता है, कीटोनिक ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन पे आता है। तो सेकंड कार्बन पे हमने ये कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए। ये दोनों फिर दूसरी तरफ क्या होंगे, R ग्रुप होंगे। R ग्रुप का मतलब ये है कीटोन है। यहाँ पे हमने ये एल्डिहाइड फॉर्म किया था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन लगा दे, ये R ग्रुप है तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के अंदर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी होती है। कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो है R ग्रुप होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास ये R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले एक कार्बन चेन सेलेक्ट की। कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगाया। कार्बोनिल ग्रुप लगाने के बाद ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी होती है। इस कार्बोनिल ग्रुप के अलावा मतलब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड या कीटोन की कार्बन के अलावा बाकी जितने भी कार्बन हैं उनके ऊपर हमने OH ग्रुप लगाना है। ये OH ग्रुप लगाया, ये इसके ऊपर भी OH ग्रुप लगाया। बाकी जो ये 2 कार्बन हैं इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे और ये हमारे पास कीटोजिस बन जाती है। इसी तरह हमने जितनी भी शुगर ड्रॉ करनी है, एल्डोजिस होंगी या कीटोजिस होंगी, उसमें हमने एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगाना है, ठीक है। या कीटोजिस है तो उसमें कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगाना है। इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के पास आ गया, चाहे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, कीटोजिस है तो कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन पे है। इसके अलावा जितने भी कार्बन हैं उन कार्बन के पास हमने उसके साथ OH ग्रुप अटैच करने हैं क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। इसके बाद जितने भी कार्बन हैं उनके पास उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाने हैं। सिंपल सी बात यही है। इसको हम जो है जितनी भी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उनके अंदर ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये जो बेसिकली हमने एग्जांपल्स जो डिस्कस की हैं एल्डोजिस या कीटोजिस की, ये एल्डोजिस है, ये कीटोजिस है कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप की बेस पे। तो 3 कार्बन अगर एल्डोजिस के अंदर होंगे तो एल्डोट्राइओसिस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्डोट्राइओसिस है। 3 कार्बन है। ट्राइओसिस का मतलब है ट्राई कार्बन को शो कर रहा है। 3 कार्बन अगर हुए तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको एल्डोट्राइओसिस कहेंगे। और इसके अंदर 3 कार्बन है तो कीटोनिक ग्रुप है तो इसको एल्डोकीटोजिस का नाम देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 2 तरह की जो शुगर्स होती हैं, शुगर ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर फुली सॉल्युबल इन द वाटर और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं,
ठीक है। वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर आपने कहा कि पॉली हाइड्रोक्सी होते हैं, OH ग्रुप होते हैं। ये OH ग्रुप बेसिकली वाटर के साथ H बॉन्डिंग डिवेलप करता है। H बॉन्डिंग डिवेलप करेगा तो हर वो CPC जो वाटर के साथ H बॉन्डिंग डिवेलप करती है वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाती है। इसके बाद शुगर्स का हमने कह दिया। इसके बाद नॉन शुगर्स होते हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो वाटर के अंदर जो है सॉल्युबल नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सुपर इम्पोज नहीं होते। सुपर इम्पोज का मतलब ये क्या है कि हमारे पास ये देखें कि हमारे पास एक स्पेसिफिक CPC है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, हमने उसका मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज लेके एक हमारे पास CPC है, हमने उसका मिरर इमेज लिया, उस मिरर इमेज को हमने पहले वाले CPC के ऊपर रखा जिसका हमने मिरर इमेज लिया था। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट था, उस रियल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लिया, उस मिरर इमेज को उठा के हमने रियल के ऊपर रखा। अगर रियल के ऊपर वो बेसिकली सुपर इम्पोज हो रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर वो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी उसके पास CPCs हैं, बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, सेम जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो सेम जो एटम्स जो हैं या बॉन्ड है एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते तो ये हमारे पास हर वो CPC ऑप्टिकली एक्टिव होती है। अगर हमारे पास हमने एक CPC का मिरर इमेज लिया, उस मिरर इमेज को उठा के हमने जो रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, रियल CPC के ऊपर रखा, रियल कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड के ऊपर रखा, तो अगर वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी, सुपर इम्पोज का मतलब है बिल्कुल फिट होगी, सेम एटम के साथ ओवरलैप कर गई, तो फिर वो जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। अगर सुपर इम्पोज नहीं होती, बिल्कुल ओवरलैप सेम एटम्स की नहीं होती, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखते हैं। हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव की सबसे बेसिक कंडीशंस क्या होती है? एसिमेट्रिक कार्बन का होना जरूरी होता है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है? हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन को हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। अगर किसी भी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो इसको हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे हम चारों ग्रुप जो है डिफरेंट अटैच कर दें तो ये हमारे पास कायरल कार्बन होगी। कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हैं। दूसरी हमारे पास जो कार्बन है वो ए कायरल होती है। ए कायरल को हम सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। सिमेट्रिक कार्बन जो है इसके अंदर जो है 4 ग्रुप जो है डिफरेंट नहीं होते, मतलब इनमें से 2 ग्रुप भी सेम हो सकते हैं, तीनों ग्रुप भी सेम हो सकते हैं और ये चारों ग्रुप भी सेम हो सकते हैं। तो इसका मतलब कायरल कार्बन का होना जरूरी है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जो हमारे पास कायरल कार्बन का होना जरूरी है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन के साथ अटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास जो है एक जो टर्म यूज करेंगे हम डायस्टीरियोमर्स की, और एक हम टर्म यूज करेंगे इनैंशोमर्स की। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? हमारे पास एक ऐसे ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं जो नॉन मिरर इमेज होते हैं, मतलब नॉन मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। क्या मतलब? हमारे पास एक CPC है और इसी तरह दूसरी CPC है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही, फिजिकली फिट भी नहीं हो रहे, मतलब ओवरलैप भी नहीं कर रहे, तो ये डायस्टीरियोमर होते हैं। जबकि हमारे पास दूसरे होते हैं इनैंशोमर। इनैंशोमर्स क्या होते हैं? अगर हमने एक CPC ये है, इसका मिरर इमेज लिया, तो उस मिरर इमेज को इसके ऊपर उठा के रखा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हर वो CPC जिसका एक CPC दूसरी का मिरर इमेज हो और मिरर इमेज जो इसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, तो वो हमारे पास इनैंशोमर होता है। लेकिन डायस्टीरियोमर्स के अंदर एक CPC दूसरी CPC का मिरर इमेज भी नहीं होती और ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ये एक एग्जांपल लिखी गई है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कहता है जी कि कोई भी CPC है तो जिसमें ये नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4। ठीक है, या फिर यहाँ से ये नंबरिंग देख लें 4 3 2 1, यानी कि ये हमारे पास एटम्स हैं सपोज करें। तो इसका हमने मिरर इमेज लिया। अब देखें आप शीशे के अंदर या मिरर के अंदर देखते हैं तो जो चीज़ फ्रंट में होती है ना वो फ्रंट में नजर आती है, जो बैक पे होती है वो बैक में नजर आती है। तो ये 4 हमें मिरर के अंदर पहले नजर आएगा, 3 बाद में नजर आएगा, 2 फिर 1, ये इस सीक्वेंस में हमें नजर आएगी। ये रियल ऑब्जेक्ट था, ये मिरर इमेज था। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मिरर इमेज इस तरह से हम लेते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव वो CPC होती हैं जिनका हमने मिरर इमेज लिया, उस मिरर इमेज को उठा के इसको ऊपर रखा तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही। अब देखें सुपर इम्पोज का क्या मतलब है? ये हमने इसको उठा के इसके ऊपर रखा, ये देखें 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, 2 1, मतलब इसको उठा के ऐसा चीज उठा के ऐसे रखना है।
तो ये देखें सुपर इम्पोज नहीं हो रही। 4 को 4 के साथ अगर ये ओवरलैप होता तो फिर ये सुपर इम्पोज होती। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जो सुपर इम्पोज नहीं होते, ओवरलैप सेम एटम से नहीं करते, तो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर का मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक सीपीसी, उसका हमने मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज को उठा के हमने इसके ऊपर रखा और वो ना तो सुपर इम्पोज हो, ठीक है, और वो सीपीसी उसका मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो, तो वो हमारे पास इनैंशियोमर होते हैं। जबकि डायस्टीरियोमर में मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है, और एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज भी नहीं होते, तो वो डायस्टीरियोमर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन क्या है कि ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर 3D इंटू 2D कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हम 3D स्ट्रक्चर को 2D के अंदर 2D स्ट्रक्चर जो है इसको हम 3D स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यानी कि ये पॉसिबल है, हम यानी कि पेपर के ऊपर कोई भी सीपीसी को ड्रॉ करते हैं तो टू वे के अंदर हो सकता है, मतलब 2D के अंदर हो सकता है, 3D के अंदर उसको हम किस तरह से यानी कि जो ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये 3D वे के अंदर क्या होता है जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस ये स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और 2D जो सिर्फ इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस यानी कि होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने एक तरीका जो है, एक मेथड डेवलप किया जिससे हम 2D स्ट्रक्चर को 3D के अंदर जो बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। जो इसमें फर्स्ट मेथड जो हमारे पास वेज मेथड है। वेज मेथड क्या करता है, इसमें कहता है जी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के गिर्द हमने जो ग्रुपिंग लगानी है वो ग्रुपिंग इस तरह से लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जिसको हमने पहले जो डिस्कस कर रही है एल्डोजिस के अंदर। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, बाकी सब के साथ हमने OH ग्रुप लगाए और बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिए। तो इसके अंदर क्या कहता है कि हमारे पास जो ये वाले ग्रुप हैं जो वर्टिकली फॉर्म है, ये वर्टिकली हैं और ये हॉरिजॉन्टली है। कहता है वर्टिकली जो ग्रुप हैं इनको हम जो है, ये जो बॉन्ड है इनको हम कहते हैं डैश बॉन्ड या डिसकंटीन्यूअस बॉन्ड। कहता है इनको डिसकंटीन्यूअस बॉन्ड के साथ जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। और कहता है जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो हैं इनको इनको वेज या सॉलिड बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वेज होता है, ठीक है, या कंटीन्यूअस बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जर्वर की तरफ है, ये हमारी तरफ है, ठीक है। प्लेन जो हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर है उसके ऊपर है, मतलब अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, या ऑब्जर्वर की तरफ है, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। लेकिन ये हमारे पास जो बॉन्ड है इसका मतलब ये हमसे दूर जा रहा है, ये हमारे पास नहीं है, ये इसका मतलब ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है बेसिकली कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2D स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर ली, ये 3D के अंदर हमने इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास ये तो स्ट्रक्चर हो गई जो वेज मेथड है। वेज मेथड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लोअर कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बन नंबर 3 4 हो सकता था उनको सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता था, इससे हर कार्बोहाइड्रेट्स को ये डिस्कस नहीं कर पाया। इसके बाद फिशर प्रोजेक्शन आया। फिशर प्रोजेक्शन एज सच एज सेम यही है, इसने जो है डैश और वेज के साथ जो एटम्स को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इसने भी काम यही किया, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट की है। किस तरह से, इसने कहा इस तरह से लाइन फार्मूला बनाए जाए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो है लाइन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाए या बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये फिशर है, एमल फिशर है, इसने एक मेथड डेवलप किया है। इसने कहा कि हमारे पास इस तरह से लाइन के साथ यानी कि हमने इस सीपीसी को ड्रॉ करना है। अब हमने यही सीपीसी जो इसको ऐसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो है हमने जो बॉन्ड बनाने हैं। तो इसी तरह इसने भी ऐसे किया, कार्बन 1 2 3 इस तरह से ये हमारे पास वर्टिकल आ गया और ये हॉरिजॉन्टल जो ग्रुपिंग अटैच कर दी, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और इसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी करके, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप लगाने, बाकी के साथ हाइड्रोजन मतलब वैलेंसी सेटिस्फाई करनी, ठीक है। तो ये जो मेथड था ये हर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी एप्लीकेबल था, इसको हमने अप्लाई कर लिया। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, तो बेसिकली इसमें ये हुआ कि ये हमारे पास ये जो लाइन है मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये शो क्या कर रही है, वर्टिकल लाइन शो करती है कि हमारे पास ये बॉन्ड जो है बिहाइंड द पेपर है,
ठीक है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इसके अंदर भी ऐसे हुआ था, ये वाले जो हमारे पास डैशबोर्ड थे ये अवे फ्रॉम और ऑब्जर्वर थे या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर थे। इसका मतलब भी यही है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है या फिर हमारे पास अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ये जितने भी ये फंक्शनलिटी अटैच हुई, ये फंक्शनलिटी अटैच हुई है, ये फंक्शनलिटी ये हमसे दूर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, पेपर से दूसरी तरफ जा रही है। लेकिन ये वाली हमारे पास जो फंक्शनैलिटी हॉरिजॉन्टल जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो है इसमें सॉलिड वेज के साथ हमने रिप्रेजेंट किया था, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया या बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रंट ऑफ द पेपर है, ठीक है, टूवर्ड द ऑब्जर्वर है। इसका मतलब भी यही था, टूवर्ड द ऑब्जर्वर है या फ्रंट ऑफ पेपर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही काम हुआ है। इसी तरह जितनी भी यानी कि नेक्स्ट हायर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी ये हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनैंशोमर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने किया था, डिफाइन किया था। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये हमारे पास वही ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ करना सीख लिया। अब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज के अंदर आपने क्या करना है कि ये जितने भी आपको राइट साइड पे ग्रुप्स नजर आते हैं वो आपको लेफ्ट पे नजर आएंगे, जो लेफ्ट पे हैं वो राइट पे नजर आएंगे। तो ये देखें, ये हमने जब मिरर इमेज लिया इस सीपीसी का, तो मिरर के अंदर हमने ये देखा कि ये वाले जो ग्रुप हैं ये हमने इसी तरह ये वाली जो बैकबोन है ये तो ऐसा चेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जो वाली फंक्शनैलिटी है ये पहले इस तरफ नजर आएंगी, ठीक है, मतलब ये OH ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप भी आपको इस तरफ ही नजर आएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है ये दूसरी तरफ नजर आएगा, मतलब ये वाली फंक्शनैलिटी आपको इस तरफ नजर आएगी। यहाँ पे ये OH ग्रुप गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप इसको इस तरफ कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनैंशोमर्स जो है ये मिरर इमेज होते हैं। इस मिरर इमेज को उठा के इसको ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इनैंशोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो 1 और 2 मतलब ये वाली हमने जो मिरर इमेज लिया, ठीक है, मतलब ये वाले मिरर इमेज लिया तो ये एक दूसरे के इनैंशोमर है। इसी तरह कार्बन 4 कर दें, 1 2 3 4 एल्डिहाइडी ग्रुप लगाना है, एल्डोजिस बनानी है फर्स्ट कार्बन पे, एल्डिहाइडी ग्रुप बाकी पॉलीहाइड्रोक्सी लगा दें। मतलब OH ग्रुप की अभी हम ये पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन नहीं कर रहे कि OH ग्रुप राइट पे कितने लगाने हैं, लेफ्ट पे कितने लगाने हैं, ठीक है। D सिस्टम है या L सिस्टम है, इसको हम नेक्स्ट जो है मजीद क्लासीफाई करके मजीद इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम इसको ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी हो सकता है, कार्बन जितनी भी हो सकती हैं, उसका हम अभी मिरर इमेज लेके उसका इनैंशोमर जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम देखें कि ये वाली जो 4 कार्बन वाली सीपीसी है इसका मिरर इमेज लिया तो ये हमारे पास ये वाली फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे नजर आ गई, और ये दूसरी जो है बैक वाली बैक पे नजर आएंगी, फ्रंट वाली इधर फ्रंट पे इस तरफ नजर आ गई। तो ये दूसरे के इनैंशोमर हैं, ठीक है। तो अगर ये दूसरे के इनैंशोमर हैं तो इसका मतलब ये दूसरे के मिरर इमेज है। इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये दूसरे के इनैंशोमर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की। हम जो बात कर रहे थे कायरल कार्बन की बात कर रहे थे, तो ये कायरल कार्बन मैंने कहा था कि वो कार्बन होती है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। इसमें अब देखें कि यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। ये कार्बन है, ये कार्बोनिली कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और इसके साथ एक ग्रुप ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। इस कार्बन की बात करें, इसके पास एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक ये पूरा ग्रुप बॉन्ड जब भी हमारे पास आएगा इसके बाद जो भी नेक्स्ट ग्रुप होगा वो कंप्लीट ग्रुप ही डिसाइड किया जाएगा, और इसके बाद ये भी एक ग्रुप। इसका मतलब इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को देखें, इसके साथ हाइड्रोजन है, OH है, ये वाली सारी फंक्शनैलिटी है, और हमारे पास ये वाली फंक्शनैलिटी है। तो इसका मतलब ये भी कार्बन क्या कायरल है। तो कायरल कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक बेसिकली जो नोट करने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप इसको छोड़ के और लास्ट वाली जो कार्बन है जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर पे आ रही है, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारी कार्बन कायरल होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप वाली कार्बन और हाईएस्ट नंबर वाली कार्बन को छोड़ के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बाकी जितने भी कार्बन होती हैं वो कायरल होती हैं। मतलब एक कार्बन हमने एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप की छोड़ दी ये, और ये हाईएस्ट नंबर वाली ये छोड़ दी, बाकी ये 2 कार्बन बचती हैं ये कायरल है। इसी तरह इसमें भी ये छोड़ दी, फर्स्ट वाली एल्डिहाइडिक की ये छोड़ दी, और बाकी ये दोनों कार्बन क्या होंगी, कायरल होंगी,
ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास डी और एल सिस्टम किस तरह से बनते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास इसी तरह 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमने इसी तरह लाइन के अंदर ड्रॉ करना है। इसके बाद OH ग्रुप लगाने हैं राइट साइड पे, ठीक है, या लेफ्ट साइड पे। पहले हम 2 OH ग्रुप हैं दोनों राइट पे लगा लेते हैं ताकि इसके ओवरऑल जितने भी स्टीरियो आइसोमर है वो हम ड्रॉ कर सकें, ठीक है। सबसे पहले हमने कार्बन ड्रॉ किए, कार्बन ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, कीटोनिक होता तो सेकंड पे आता। इसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी है सब कार्बन के साथ, ये कार्बन भी है ये भी, इसके साथ OH ग्रुप लगा दिया राइट साइड पे। और बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पे जो H लगा दी, इसके साथ भी OH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। इसका मिरर इमेज लिया तो ये वाले ग्रुप हमें यहाँ पे नजर आए। ये इसका मतलब ये है कि ये इसका मिरर इमेज है। इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या इनैंशोमर है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब हमारे पास ये ग्रुप, ये और ये लास्ट कार्बन को छोड़ के ये 2 कायरल कार्बन है। हर कायरल कार्बन पे एक दफा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक इस स्ट्रक्चर को हम जब यहाँ पे एक और सेपरेट यानी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, स्टीरियो आइसोमर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक कायरल कार्बन पे सिर्फ एक कायरल कार्बन पे एक दफा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, मतलब OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे। ये OH ग्रुप की जो पोजीशन एक दफा हम यहाँ पे हमने राइट पे लिखी थी और एक दफा लेफ्ट पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये राइट पे थी, एक यहाँ पे लेफ्ट पे लिखी, तो ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे ये सेम है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नेक्स्ट कार्बन की नहीं की। तो फिर हम इसका मिरर इमेज लिया तो फिर ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाती है। अब बात करते हैं डी और एल सिस्टम की। हमारे पास हाईएस्ट कायरल कार्बन, वो कायरल कार्बन जो हाईएस्ट नंबर पे होती है। कायरल कार्बन इसके अंदर कितनी है? 2। ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन जो है ये हमारे पास कायरल है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ कायरल नहीं है। तो हाईएस्ट कायरल कार्बन ये हमारे पास ये कार्बन आती है, ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन कायरल है। तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के पास OH ग्रुप जो है डिसाइड करता है कि हमारे पास ये OH ग्रुप इस कायरल कार्बन के पास राइट साइड पे है या OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। अगर कायरल कार्बन के पास OH ग्रुप राइट साइड पे हो तो वो हमारे पास डी सिस्टम बनाता है। डी सिस्टम का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है ये मैं डिस्कस करता हूँ। इसके बाद ये अगर हमारे पास ये OH ग्रुप ये देखें राइट साइड पे है, जिसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, डी सिस्टम है। अब यहाँ पे देखें कि इसका मिरर इमेज हम जो ले रहे हैं तो इसके पास ये OH ग्रुप कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है। अगर ये लेफ्ट साइड पे है जिसका मतलब ये है कि ये लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाते हैं। अब ये देखें कि ये हमारे पास CPC है, इसमें राइट साइड पे है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और इसमें क्या लेफ्ट साइड पे है इस कार्बन पे, हाईएस्ट कायरल कार्बन पे, तो ये क्या लीवो रोटेटरी है। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप राइट साइड पे होता है? जब इनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया जाता है, मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करवाया जाता है, तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट को राइट साइड पे रोटेट करवाते हैं, ठीक है, मतलब राइट साइड पे रोटेट करवा देते हैं। तो राइट साइड पे रोटेट करवाएंगे तो इनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम देते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाएंगे तो ये लीवो रोटेटरी होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की हैं, इनके हमें इनैंशोमर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, इनके मिरर इमेज लेने हैं। DL सिस्टम जो है इनके इसी तरह है, कायरल कार्बन की बात है। तो ये हमारे पास 6 कार्बन वाली CPC है, ठीक है। ये 6 कार्बन पहले ड्रॉ कीजिए। पॉलीहाइड्रोक्सी है, सब कार्बन के साथ OH ग्रुप लगाए, OH के बाकी सब कार्बन के जो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिए। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका मिरर इमेज लिया है। मिरर इमेज लेंगे तो ये जितने भी हमारे पास ये वाली राइट वाली CPC जो हमें फ्रंट में नजर आएंगी, ये फ्रंट में ही नजर आएगी, और ये बैक वाली CPC बैक पे चली जाएंगी। बाकी हमने स्ट्रक्चर सेम बना दिया। हाईएस्ट कायरल कार्बन विल डिसाइड D एंड L सिस्टम। हाईएस्ट कायरल कार्बन के पास ये OH ग्रुप किस साइड पे है? राइट साइड पे है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, D-एलोज का नाम देते हैं इसको। और इसका जो इनैंशोमर बनेगा, इसमें हाईएस्ट कायरल कार्बन OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो इसको L सिस्टम का नाम देते हैं। सारे OH ग्रुप हम अगर हमारे पास राइट साइड पे हैं या सारे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे हैं तो ये एलोज होता है। तो अगर ये सारे OH ग्रुप राइट पे हैं और OH ग्रुप भी हमारे पास राइट पे ही आ गया, ठीक है, तो ये D सिस्टम है। OH ग्रुप सारे लेफ्ट पे हैं तो OH ग्रुप भी हमारे पास हाईएस्ट कायरल कार्बन का भी लेफ्ट पे आ गया, तो ये L सिस्टम इसने फॉर्म कर दिया।
इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कायरल कार्बन जो हैं इनके साथ जो हमने नंबरिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो है एक एक के अंदर चेंज करते जाना है और इनका मिरर इमेज लेना है। जैसे ये हमारे पास कायरल कार्बन, इसके अंदर कितनी है कायरल कार्बन, जिसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन इसको छोड़ के, हाईएस्ट नंबर वाली कार्बन को छोड़ के, बाकी ये दरमियान में जितने भी कार्बन है वो कायरल है, उन सब के पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। जितनी कायरल कार्बन है, ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है, तो इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2n का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास n क्या है, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। 2n का मतलब 2 जो फॉर्मूला का होता है, n कायरल कार्बन होती है। तो कायरल कार्बन की नंबरिंग 4 है, तो 2 की पावर 4 आएगी। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके 16 जो हैं जो स्टीरियो आइसोमर बनेगी। 16 में से हाफ जो हैं वो D के होंगे, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, और हाफ जो हैं L होंगे, मतलब लिवो रोटेटरी होंगे। मतलब इसमें 16 में से 8 ऐसे होंगे जो जिसके अंदर OH ग्रुप राइट साइड पे होगा, और 8 ऐसे होंगे जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा। सबसे पहले हमने जितने OH ग्रुप हैं इनको सबको राइट साइड पे लगा के इसका मिरर इमेज लें। फिर इसके बाद एक कायरल कार्बन ये वाली जो है इस पे OH ग्रुप की ये पोजीशन चेंज करके फिर इसका इमेज लें। फिर इसके बाद इस कार्बन पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, बाकी पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने देनी है। OH ग्रुप इस यहाँ पे इस तरफ लेके आए, हाइड्रोजन इस तरफ लेके आए, फिर मिरर इमेज लें, और इसी तरह फिर यहाँ पे चेंज कॉन्फ़िगरेशन करके OH ग्रुप इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ, फिर इसका मिरर इमेज लेना, और लास्ट में हमने OH ग्रुप फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है कि OH ग्रुप की पोजीशन है, एटम्स की जो पोजीशन है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, फिर इसका इमेज लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सेकंड कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने चेंज करके दिखाई हुई है। ठीक है, तो बाकी कार्बन पे ये देखें OH ग्रुप सारे राइट पे हैं। ये D सिस्टम है, यहाँ से हमें पता चला, और इसका मिरर इमेज हमने लिया। ये वाले सारे जो ग्रुप हैं इस तरफ हमें नजर आए और ये वाले ग्रुप बैक पे नजर आए। ये D सिस्टम है और ये L सिस्टम है। इसको D ग्लूकोज का नाम देते हैं, सॉरी D ग्लूकोज का नाम देते हैं। और मतलब हम जब भी हमारे पास सेकंड कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कायरल कार्बन या फिर हमारे पास थर्ड कार्बन है, कायरल कार्बन कौन सी है, सेकंड है, लेकिन ओवरऑल नंबरिंग की बेस पे हमारे पास थर्ड कार्बन बनती है। कायरल कार्बन 1 2, लेकिन ओवरऑल नंबरिंग में 1 2 3 कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो उसका हमने मिरर इमेज ले लिया, तो ये D ग्लूकोज या L ग्लूकोज बनते हैं। इसी तरह हमारे पास ये थर्ड कायरल कार्बन या फोर्थ नंबर वाली कार्बन है, इसका इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके मिरर इमेज लिया तो ये D और L ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इनके आपने इस तरह से ऐसा चेस नेम याद करने हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों कायरल कार्बन पे, मतलब 3 ये हमारे पास जो कार्बन है सेकंड और थर्ड या नंबरिंग की बेस पे अगर बात करें तो सेकंड और थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो इसको हम मैनोज का नाम देते हैं। हाईएस्ट कायरल कार्बन में D सिस्टम डिसाइड किया, इसका मिरर इमेज लिया तो ये L इसने एनैंसोमर बना दिया। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी, यहाँ पे हमने सेकंड और फोर्थ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। ठीक है, और मिरर इमेज लिया। मिरर इमेज लेने के बाद जो है ये हमारे पास ये D सिस्टम बनाया। हाईएस्ट कायरल कार्बन OH ने डिसाइड किया D सिस्टम, और यहाँ पे हाईएस्ट कायरल कार्बन ने डिसाइड किया यहाँ पे भी L सिस्टम ना। तो इसका मतलब ये D सिस्टम है और ये L सिस्टम है। तो इसको हम D आइडोज का नाम देते हैं जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे चेंज होती है, तो ये हमारे पास आइडोज होती है। ठीक है, आपने इनके नेम किस तरह से याद करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे याद करने हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है तो इसको हम एलोज कहते हैं, मतलब सारे OH ग्रुप सारे राइट पे हैं या सारे L पे हैं, तो ये एलोज होगा। D और L तो हमने यहाँ से डिसाइड कर लेना है हाईएस्ट कायरल कार्बन से। अगर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ जो है थर्ड कार्बन पे चेंज है इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो और अगर तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है हमारे पास फोर्थ कार्बन पे तो इसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास 2 और 3 पे चेंज है जिसको मैनोज का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज है 2 और 4, ठीक है, 1 2 3 4 पे चेंज है जिसको हम आइडोज का नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें 2 और 3 पे थी और इसका हमने मिरर इमेज लिया।
और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कार्बन है या स्ट्रक्चर है सॉरी, तो इसमें एनेंटियोमर्स हमने किस तरह से बनाया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज की। इस कार्बन पे ये देखें OH ग्रुप लगा हुआ और इस पे सॉरी H लगा हुआ और इस पे भी H लगा हुआ है। इस पे कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज की, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके मिरर इमेज लिया। अगर थर्ड और फोर्थ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जिसको हम गैलेक्टोज का नाम देते हैं, तो गैलेक्टोज D और L सिस्टम बना। इसी तरह टेलोस बनेगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टेलोस बनेगा, टेलोस D और L सिस्टम्स को फॉर्म करेगा। ओवरऑल इसको मैं समराइज करूं, सबसे पहले आपने किसी कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी होती, फिर एक कायरल कार्बन पे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कायरल कार्बन पे, इसके बाद फिर नेक्स्ट कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इनके मिरर इमेज लेनी है। फिर इसके बाद आपने पहली दो वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, 1 2 फिर 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 और 2 3, यानी कि जो है आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके जो है मिरर इमेज लेने हैं। फिर तीनों पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके तीनों के बेस पे हम जो है मिरर इमेज ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये स्पेसिफिक एग्जांपल जो ग्लूकोज की लिखी हुई है, इसके अंदर रिंग क्लोज किस तरह से होता है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये ग्लूकोज जो एल्डोजिस है, तो एल्डोजिस हमने ड्रॉ करके, तो इसमें ये देखें थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज जो है इसमें किस तरह से रिंग क्लोज होके, तो ये हमारे पास ग्लूकोज जो है वाटर के अंदर एक स्पेसिफिक जो मतलब रिंग बनाता है, इस रिंग को वाटर के अंदर ग्लूकोपाइरानोज का नाम देते हैं। तो ये किस तरह से रिंग क्लोज होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारी कार्बन को यहाँ तक, तो हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप है, ये यहाँ पे ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन ये नेक्स्ट कार्बन आ गई, ठीक है। और इनके अंदर ये OH ग्रुप, ये हमारे पास अप्स आने हैं या डाउन आने हैं, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि OH ग्रुप किस तरह से हमें डिसाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ये वाली फंक्शनैलिटी होती हैं, अगर तो ये राइट साइड पे हैं, राइट वाली स्पीशीज को हम डाउनवर्ड लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाली जो स्पीशीज हैं इनको अपवर्ड लिखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ये वाला, इसके बाद ये वाली कार्बन, ये कार्बन आ गई, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लेफ्ट वाली स्पीशीज ऊपर लिखेंगे, अप्स आएंगी हाइड्रोजन, और इसके साथ OH ग्रुप ये राइट पे है, ये नीचे। नेक्स्ट ये थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन आई, थर्ड कार्बन हमने ड्रॉ की, OH ग्रुप जो लेफ्ट पे है, लेफ्ट में मतलब ऊपर लिखेंगे, हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कार्बन आई, फोर्थ कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे। इसके बाद फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन और OH ग्रुप, इसके लिए रूल वेरी करता है। ये 1 2 4 कार्बन के लिए रूल सेम है, जिसमें हमने OH ग्रुप राइट पे है या लेफ्ट पे है, इनको हमने इस तरह से यानी कि अप्स डाउन लिख लिए। इसके बाद जो फिफ्थ कार्बन होती है, फिफ्थ कार्बन के ऊपर हमेशा 6 कार्बन लिखी जाती है। फिफ्थ कार्बन के ऊपर हमने ये वाला CH2OH ग्रुप लगाना है, ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन के ऊपर ये हमारे पास फंक्शनैलिटी आ गई, और इसके नीचे जो है हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसके बाद ये OH ग्रुप जो है ये है, इसको हम इस तरह से यानी कि फिफ्थ कार्बन के पास जो OH ग्रुप है इनको हम इसको इस तरह से लिखेंगे ताकि ये फर्स्ट जो हमारे पास कार्बन है जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या कर सके, ये हमारे पास बेसिकली इस कार्बन के साथ जो है जो रिंग क्लोज कर सके, ठीक है। तो मतलब फिफ्थ कार्बन के पास जो OH ग्रुप है इसके साथ जो है रिंग क्लोज कर सके, मतलब हमने फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करना है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को ऑक्सीजन के थ्रू क्या करना है, कनेक्ट करके हमने 6 मेंबर रिंग बनाना है। तो 6 मेंबर रिंग इसी तरह बनेगा 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 जो हमारे पास मेंबर 6 जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब किस तरह से यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू ये अटैच होंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने अटैच होना है इस फर्स्ट कार्बन के साथ, ये मतलब O है, इसने फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होना है। तो किस तरह से अटैच होना है,
तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये मैकेनिज्म टू वे के अंदर जो है प्रोसीड हो सकता है। किस तरह से, कि ये वाला बॉन्ड हम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवाया। जब ये बॉन्ड हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला जो OH है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूटिलाइज कर रही है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों ने भी न्यूट्रलाइज होना है। किस तरह से, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा देंगे, तो ये हमारे पास जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को पिक कर लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के पास जो है, फर्स्ट कार्बन के पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। मतलब फर्स्ट कार्बन के पास हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप था, लेकिन इसके पास हम क्या लेके आ गए हैं, OH ग्रुप लेके आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन जो हमारे पास जो है न्यूली जनरेटेड कायरल कार्बन बन जाती है। मतलब इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप जो है अटैच हो जाते हैं। ऑलरेडी ये कायरल कार्बन नहीं थी, इसके पास 3 ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं। इस वजह से ये क्या बन जाती है, कायरल बन जाती है। तो यहाँ पे ये देखें कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। इस वजह से ये हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से कायरल बन जाती है, ठीक है। एक तो मैकेनिज्म इस वे के अंदर प्रोसीड कर सकता है। एक इसका और जो सोल्यूशन भी यही है कि ये बॉन्ड हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट करें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को पिक करेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए। तो इस कार्बन के पास हमारे पास क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया, लेकिन स्टिल अभी कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये ऑक्सीजन ने क्या किया था, बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव ने यहाँ से प्रोटॉन पिक किया, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गई, स्टेबल हो गई। इसने नेगेटिव चार्ज अपना यूटिलाइज करके बॉन्ड बना लिया H के साथ, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ OH ग्रुप आ गया। जब ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन पिक करता है तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से भी ये हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी तरह हमने बनानी है। तो कैसे होगा कि हमारे पास इसमें आगे क्या होता है कि न्यूली जनरेटेड जो हमारे पास कार्बन होती है, इसमें अल्फा और बीटा एनोमर्स बनते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा एनोमर्स बनते हैं, मतलब वो हमारे पास न्यूली जनरेटेड जो कायरल कार्बन बनती है उसके अंदर OH ग्रुप या राइट साइड पे होता है या फिर लेफ्ट साइड पे होता है। उस बेस पे हम जो है एक और जो आइसोमर्स को नाम देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनोमर्स का नाम देते हैं, ठीक है। न्यूली जनरेटेड जो कार्बन है उसके अंदर OH ग्रुप राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, अल्फा या बीटा, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूली जनरेटेड कायरल कार्बन के पास OH ग्रुप राइट साइड पे अटैच हो जाए तो ये हमारे पास बीटा एनोमर होगा। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे अटैच हो तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा एनोमर्स होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, जिसका मतलब ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है तो फर्स्ट, और हमने कौन सी 5th कार्बन को ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट किया, ये मैकेनिज्म आपने देख ली है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। तो इस कार्बन के पास हमारे पास OH ग्रुप आना है, ठीक है, और वो OH ग्रुप या फिर राइट साइड पे आएगा या फिर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे आएगा। तो अगर ये OH ग्रुप राइट साइड पे है तो ये अल्फा एनोमर है, अगर ये OH ग्रुप जो लेफ्ट साइड पे है तो ये बीटा एनोमर्स हो सकता है। ये एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे कि ये हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हमने प्रीवियस नाम दिया था, एमएल फिशर ने यानी कि ये स्ट्रक्चर प्रपोज की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन हमारे पास यानी कि ये मेथड था, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शंस को मज़ीद जो आगे फिर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो
ये हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन है, इस फिशर प्रोजेक्शन को हमने साइक्लिक वे के अंदर बनाया। इस साइक्लिक को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हावर्थ प्रोजेक्शन पेश किया गया, जो हमने ये वाली स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन की है। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर है ये सेम इसी तरह यानी कि ये काम चलेगा। तो जिसमें क्या होगा कि हमारे पास ये बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमने यहाँ से देख के, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से देख के यानी कि लिखते जाते हैं। जो हमारे पास राइट साइड वाली स्पीशीज़ होती हैं उनको हम फिर राइट वाली जो स्पीशीज़ होती हैं इनको हम बिलो लिखते हैं और लेफ़्ट वाली अबाव लिखते हैं। इसी तरह कार्बन हमने जो कनेक्ट करनी है और कार्बन 1 और 5 को आपस में जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें जैसे हमने कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 5th कार्बन पे हमेशा 6 कार्बन होगी और 5th कार्बन जो है इसको हमने 5th कार्बन और फर्स्ट कार्बन को ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने मैकेनिज्म के साथ इसमें बताया। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर इसी तरह हमने हावर्थ प्रोजेक्शन जो है, ये साइक्लिक जो हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन है, इससे हमने हावर्थ प्रोजेक्शन इसी तरह बनानी है। तो इसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन साइक्लिक जो फॉर्म है, तो ये हमारे पास पायरानोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोपायरानोज कहते हैं इसको, मतलब ग्लूकोज है तो ग्लूकोपायरानोज है, ठीक है। तो इसके अंदर रूल की हमने बात की, कार्बन 1 to 4 रूल सेम है, 5th के लिए रूल जो डिफरेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट टू फोर्थ कार्बन के लिए हमने यही बताया कि अगर हमारे पास फर्स्ट कार्बन जो है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, इनके अंदर OH ग्रुप या H ग्रुप जो है, ठीक है, राइट साइड पे हैं, तो इसको हमने नीचे लिखना है। इसके मतलब यहाँ पे ये दो किस्म के बॉन्ड है, एक अबाव है और एक बिलो है। तो OH ग्रुप यहाँ पे अगर जितने भी इनके ग्रुप्स हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर साइक्लिक फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, यहाँ पे अगर हमारे पास राइट साइड पे हैं तो वो बिलो आएंगे और अगर लेफ्ट साइड पे हैं तो वो अबाव आएंगे हावर्थ प्रोजेक्शन यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर। बाकी हमारे पास 5th कार्बन के ऊपर 6 कार्बन होगी और 5th और फर्स्ट कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसी तरह एक्सप्लेन किया है। तो इसको एब्रीवेट हावर्थ प्रोजेक्शन से भी हम जो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक आपको डिस्कस ये किया कि हमारे पास एनोमर्स बनते हैं, न्यूली जनरेटेड जो कार्बन होती है इसके पास हमारे पास OH ग्रुप या राइट साइड पे होता है या फिर लेफ्ट साइड पे होता है। अगर जो हमारे पास साइक्लिक के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, साइक्लिक फिशर के अंदर अगर हमारे पास OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाता है ये अल्फा एनोमर बनाता है। अगर ये राइट साइड पे है तो अल्फा, लेफ्ट पे है तो बीटा। इसके बाद मैंने एक आपको मेन बात ये बताई कि जो राइट वाली स्पीशीज है वो बिलो आएंगी। तो इसका मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन में जो बिलो अगर फर्स्ट कार्बन है अगर इसमें OH ग्रुप नीचे आ जाएगा, मतलब राइट वाली साइक्लिक के अंदर वो नीचे आती है हावर्थ के अंदर, तो इसका मतलब ये OH ग्रुप ये नीचे आ गया, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एमएल फिशर की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर न्यूली जनरेटेड मतलब फर्स्ट कार्बन के पास OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो वो अल्फा एनोमर है। तो वो राइट वाली जितनी भी स्पीशीज हैं या फंक्शनैलिटी है उनको हावर्थ प्रोजेक्शंस में डाउनवर्ड लिखते हैं। तो ये डाउनवर्ड हमने लिखा तो ये भी हमारे पास अल्फा है। हाईएस्ट कायरल कार्बन में D और L सिस्टम डिसाइड करना है। हाईएस्ट कायरल कार्बन ये हमारे पास ये थी, ठीक है, इसके पास हमारे पास D और L सिस्टम हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन यहां से हम D और L सिस्टम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका OH ग्रुप जो था बेसिकली वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया। ये देखें हमने ये हाईएस्ट कायरल कार्बन का ये वाला OH ग्रुप है, ये बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया। इसका ऑक्सीजन जो है यहां पे फर्स्ट कार्बन के साथ जो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है, तो इस वजह से यहां पे फिर हम D और L सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाते। तो D और L सिस्टम हम सिंपल जो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर बेसिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास DLOs है, इसकी स्ट्रक्चर सारी एक्सप्लेनेशन सेम है, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये हमारे पास DLOs है। एलोस के अंदर मैंने ये बताया था कि किसी भी कायरल कार्बन के पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, ये OH ग्रुप सारे राइट पे हैं, ये OH ग्रुप सारे लेफ्ट पे हैं, तो इनको हमने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो इसका जब हम बेसिकली जब यानी कि इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये फर्स्ट कार्बन है, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन आ जाएगी,
ठीक है। तो इसका पहले तो आप यानी कि क्या बनाएंगे, साइक्लिक जो फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे। साइक्लिक फिशर प्रोजेक्शन बनाने के बाद इसको आप जो है इस फॉर्म के अंदर ड्रॉ करेंगे। मतलब ये फर्स्ट कार्बन है, इसके पास न्यूली जनरेटेड कार्बन बन जाएगी। न्यूली जनरेटेड कार्बन बनेगी, इसके पास OH ग्रुप आएगा, वो राइट पे आएगा, ये लेफ्ट पे आएगा। राइट पे आएगा तो अल्फा है, अगर लेफ्ट पे आएगा तो बीटा होगा। ये अल्फा डी है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर OH ग्रुप, जब इसके आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साइक्लिक फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट कार्बन जो बन रही है, तो इसमें OH ग्रुप राइट साइड पे है तो अल्फा है, हाईएस्ट कायरल कार्बन ने डी सिस्टम डिसाइड कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन आ गई। इसके पास OH ग्रुप जो बनेगा तो वो हमारे पास राइट साइड पे बनेगा, राइट पे आएगा तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड है। तो ये डाउनवर्ड बाकी सारी कार्बन 2 3 4 कार्बन ऐसे ड्रॉ करके ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये डाउनवर्ड लिखे, बाकी जो इस तरह वाली फंक्शनैलिटी ये ऊपर लिखेगी। इसके बाद फिफ्थ कार्बन के ऊपर हमेशा 6 कार्बन होगी, फिफ्थ कार्बन पर 6 कार्बन होगी, और इसके साथ हमने यहाँ पे जो ऑक्सीजन फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनोमर्स बन जाते हैं ना, एनोमर्स बनने की वजह से ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाती हैं, क्योंकि ये वाला जो है ऑक्सीजन जो है मतलब फिफ्थ कार्बन पे ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के पास OH ग्रुप आ जाता है और ये एनोमर बन जाती है। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनी। तो ये हमारे पास यहाँ से हमें पता चला OH ग्रुप अगर के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब वो अल्फा है। ठीक है, और ये डी सिस्टम हमें यहाँ से पता चला था। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास बीटा होगा तो ये OH ग्रुप अबव होगा। अगर अबव है तो इसका मतलब वो है इसके अंदर लेफ्ट साइड पे होगा, यहाँ पे न्यूली जनरेटेड एनोमेरिक कार्बन होगी, ये एनोमेरिक कार्बन होती है, इसके अंदर ये लेफ्ट साइड पे अटैच होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कायरल कार्बन, यू कैन से सेकंड नंबर वाली जो कार्बन है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है जिसको हम एल्ट्रोज का नाम देते हैं। एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर भी यानी कि हमने ऐसा चैज सेम ही बनानी है। ठीक है, इसके अंदर भी हमने ऐसा चैज यानी कि यही काम करना है कि ये कार्बन 1 to 4 यानी कि ड्रॉ करने हैं। कार्बन 1 और फिफ्थ को ऑक्सीजन के थ्रू अटैच करना है। ठीक है, और ये वाली जितनी भी स्पीशीज हैं इनको डाउनवर्ड, और ये वाली जो फंक्शनैलिटी है इनको अपवर्ड लिखना है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा हमारे पास एनोमर बनने हैं। अल्फा के अंदर क्या होगा कि OH नीचे आएगा और बीटा के अंदर OH ग्रुप ऊपर आएगा। ठीक है, ये सारी जो प्रैक्टिस के तौर पे लिखा हुआ ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये डी जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये डी सिस्टम इसने डिसाइड किया। तो इसका हमने सबसे पहले साइक्लिक जो फिशर प्रोजेक्शन बनाई। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को ऑक्सीजन के थ्रू अटैच कर दिया, और इस कार्बन के पास न्यूली जनरेटेड कार्बन का OH ग्रुप आ गया। OH ग्रुप या राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा। ये राइट पे आया, अगर ये राइट पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा है, अगर ये यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट पे तो ये बीटा है। ठीक है, तो इसके हमने इसी तरह अल्फा बीटा के लिहाज से यही जो है फिशर प्रोजेक्शन को हमने हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एलोज है। एलोज के अंदर सारी जो हमारे पास इस तरफ यानी कि स्पीशीज सारी लिखी गई हैं, इसके अंदर अल्फा बीटा यानी कि बनेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा बनने के बाद जो है ये अल्फा और ये बीटा बन गया। ठीक है, इसके बाद हावर्थ प्रोजेक्शन इनकी ऐसा चैज सेम ही बनेगी। ठीक है, जितनी भी यानी कि राइट वाली स्पीशीज हैं जो इसके अंदर थी, ठीक है, ये राइट वाली स्पीशीज सारी हमने हावर्थ के अंदर डाउनवर्ड लिखनी है। मतलब फोर्थ कार्बन था और फोर्थ कार्बन के ऊपर फिफ्थ कार्बन होगी, और फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होंगी। डी ग्लूकोज है, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके जब रिंग बनते हैं तो ये इनको हम पायरानोज कहते हैं। ग्लूकोज है तो डी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अल्फा हमने डिसाइड कर लिया फर्स्ट कार्बन से, ये डाउनवर्ड है, हावर्थ प्रोजेक्शन में अल्फा है, फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड पे है तो फिर भी अल्फा है। अगर OH ग्रुप हावर्थ प्रोजेक्शन में अबव है तो इसका मतलब ये है कि ये बीटा है। फिशर प्रोजेक्शन में साइक्लिक वे में अगर वो लेफ्ट पे है तो तब भी वो क्या है, बीटा है। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा ग्लूकोपैरानोज बन गए। इसके बाद मैनोज है। मैनोज में थर्ड और सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो इसके बाद हमने इसका साइक्लिक यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाया। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये अल्फा है, ये डी सिस्टम बन रहा है। अल्फा डी, यहाँ से डी पता चला और यहाँ से अल्फा पता चला।
तो ये अल्फ़ा डी मैनोज बनता है और ये बीटा बनता है, बीटा डी मैनोज है। इसका हमने इसी तरह साइक्लिक जो हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज के अंदर भी यानी कि इसी तरह ही हमने, ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज की सिंपल ये स्ट्रक्चर लिखें, कॉन्फ़िगरेशन देख ले किस कार्बन पे चेंज है, और इसके बाद इसका अल्फ़ा बीटा ड्रॉ करें। अल्फ़ा बीटा ड्रॉ करने के बाद इसकी सिंपल यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसा चाहे सेम ही बनेगी। तो सिंपल सी बात यही है कि बस आपने ये वाले ग्रुप्स देखने हैं। अगर ये लेफ्ट, जितने भी राइट वाले हैं उनको आप डाउनवर्ड लिख दें, और जितने भी लेफ्ट वाले हैं वो अपवर्ड लिख दें, और इसके बाद फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच कर दें, क्योंकि इसके अंदर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम, साइक्लिक जो फिशर को हम हावर्थ के अंदर बेसिकली ड्रॉ करने जा रहे होते हैं। पहले हमारे पास फिशर है, फिशर को हमने इसके अंदर साइक्लिक के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर साइक्लिक को हावर्थ प्रोजेक्शन में हमने ईजिली कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बनना है। तो 6 मेंबर रिंग आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन यहाँ तक ये नंबरिंग की, तो ये फिफ्थ कार्बन है और यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन आ जाती है, तो इसका मतलब फिफ्थ ये कार्बन और ये 6 नंबर ये एटम ऑक्सीजन का आ गया, तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाता है। और ये जो है फिफ्थ कार्बन के ऊपर ये CH2OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन जाता है। डी टेलोज है, तो ये डी सिस्टम इसने डिसाइड किया, तो न्यूली जनरेटेड कार्बन के साथ OH ग्रुप लेके आए राइट पे या लेफ्ट पे, तो ये आपको फिशर प्रोजेक्शन साइक्लिक से पता चलेगा। तो साइक्लिक आपका वही मैकेनिज्म जो पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके थ्रू ये बनाएं। तो OH ग्रुप राइट साइड पे आए या लेफ्ट पे आए, अल्फा बीटा एनोमर्स बना लें, अल्फा बीटा एनोमर्स बने, तो इसको फिर आप जो है इसको इस वे के अंदर जो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एब्रीवेट हावर्थ प्रोजेक्शन भी होता है। ये हावर्थ प्रोजेक्शन आप बेसिकली ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ जितने भी हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन्स को आप ड्रॉ ना करें, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही ऐसा चाहे सेम लिख दें, तो आपके पास ये एब्रीवेट हावर्थ प्रोजेक्शन होती है। जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनको रिमूव करवा दें, तो ये एब्रीवेट हावर्थ प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो आपने सिंपल सा यानी कि अल्फा बीटा डिसाइड कैसे करना है कि OH ग्रुप आपके पास हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर अबव है या बिलो है, ठीक है। अगर तो अबव है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो साइक्लिक फिशर है उसके अंदर क्या है, लेफ्ट पे है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट पे था तो वो बीटा था, यहाँ पे भी क्या है, बीटा है, यहाँ पे क्या है, अल्फा है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक के अंदर कहाँ पे था, ये हमारे पास राइट पे था। राइट वाली सारी स्पीशीज या फंक्शनल ग्रुप नीचे आते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन में, और जो हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी जो हैं वो ऊपर आती हैं जो फिशर प्रोजेक्शन में साइक्लिक के अंदर लेफ्ट पे थी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्कशन थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।